फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारी जर्नी में। आप सभी का वेलकम फिर करता हूँ DMW क्लासेस। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और पहला लेक्चर हम लोग ने इंट्रो पे डाल दिया है। आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे समझ लो बेस है, वो है हमारा सेल। आज हम लोग सेल समझेंगे। बेसिकली सेल में कुछ पॉइंट्स को आज पढ़ने वाले हैं। सेल के बारे में चीज देखेंगे, सेल को अबाउट को समझेंगे, सेल का इंट्रोडक्शन लेंगे। नेक्स्ट है सेल की यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, यानी सेल से ही हम क्यों बने हैं, सेल क्यों हमारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ी बहुत जानकारी उसकी लेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट या कुछ हिस्ट्री की, जिसमें सेल थ्योरी को कई लोगों ने कई तरीके से दिया। तो ये 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं कि क्या है। पहली जगह दिख रहा है आपको, सेल के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। मैं इसको सिंपलाइज करता हूँ, आपको पूरी लिखी हुई बातें आपको समझाता हूँ। भाई देखो, सीधी सी बात है कि यूनिवर्स जो बना है, जो ब्रह्मांड बना है, जिसमें इंसान लोग रहते हैं, कुछ जानवर रहते हैं, कुछ पौधे रहते हैं, ठीक, इन सबको आप जीवित क्यों कहते हो? क्योंकि उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसका नाम है। अगर सेल नहीं तो आप निर्जीव हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग हो। अगर मैं 2 लोगों को यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, तो ध्यान समझना। इनको मैंने कह दिया भैया लो आप सेल रख लो, और इनको कह दिया भाई आपके पास सेल वाला सुविधा है ही नहीं। तो इन जिनके पास सेल है ही नहीं, इसको आप कहते हो कि ये है निर्जीव, यानी नॉन लिविंग। और अगर मैंने कहा कि इनके पास सेल है, तो ये क्या हो गए? लिविंग हो गए। तो सीधी सी बात है, आपके पास दिल है तभी आप इंसान, है ना? सेल है तभी आप जीवित हो। अब बात करते हैं सेल, तो क्या एक सेल हो सकती है, 2 सेल्स हो सकती है, बहुत सारी सेल्स हो सकती हैं। तो इस हिसाब से भी देखा गया कि सेल की संख्या किसी जानवरों में, किसी लोगों में, किसी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक के नंबर में पाई जाती थी, यानी एक ही सेल थी। तो उसको हम कहते हैं क्या? यूनिसेलुलर। और एक से ज्यादा कई जगहों पे पाया जाए तो उसको क्या कहती है भाई? मल्टी सेलुलर कहती है। समझ में आ रहा है? तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे अर्थ में, हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो मल्टी कह देते हैं उनको। और कुछ होते हैं जो सिर्फ एक रखते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर कह देते हैं। लेकिन अगर जिनमें कोई ना हो, ना एक हो ना कई हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिंदा होना है तो सेल का साथ चाहिए चाहिए। तो बात कर लेते हैं, अगर सेल है तो सबसे पहले वो आजाद है कुछ भी करने के लिए, यानी इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकता है। और दूसरी बात, उस कोई भी तरीके का फंक्शन वो स्टेबल कर सकता है, फंक्शन को कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में कई तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक। मैं इस हाथ को ऐसे मूव कर सकता हूँ, मैं अपने पैर को मूव कर सकता हूँ, चाहो तो मैं अपनी मुंडी को मैं मूव कर सकता हूँ। यानी ये सारे जो हमारे मेरे अंदर फीचर्स दिख रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ सेल ही तो दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सेल आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है और साथ साथ कई फंक्शन करने में भी मदद करता है। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या फंक्शन होने वाले। बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स की। तो जो सेल है, वही बात, सीधी सी बात है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कुछ भी करना है लाइफ में, सेल ही चाहिए। हम सेल तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर, ठीक। बात करते हैं भाई नेक्स्ट, कुछ रोल ऑफ माइक्रोस्कोप्स इन सेल बायोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो भाई, क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 में आई। पहले क्या होता था? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते थे और सेल को हम स्टडी करते थे। लेकिन सेंचुरी बढ़ती गई, विकास होता गया, और 1950 में, कितना बोलो बेटा, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इन्वेंट हुआ। और उसी इन्वेंशन से सेल की पूरी स्टडी की गई, पूरी रामकथा सेल की किससे पढ़ी गई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1950 में क्या किया गया था? पूरी सेल की कहानी डिस्क्राइब हुई। इसको जानने से पहले एक चार्ट आप थोड़ा सा देखोगे, जहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ये है आपके पास कुछ चार्ट, ठीक। देखो भाई, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी से क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल्स की बात करें, मैं सारी चीजें याद भी करवा दूंगा, कहीं और नहीं जाना है। लिविंग सेल्स की बात करें, लिविंग सेल्स का मतलब है कि ऐसी जगहों से सेल जहां पे सेल की संख्या होगी, यानी वो जिंदा होंगे भाई। तो वहां पे जो साइंटिस्ट है, जो लिविंग सेल से डिस्कवर किए, लिविंग सेल को डिस्कवर किए, उनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek और सन था 1674।
इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स यानी लाइव सेल को यानी जिंदा सेल्स को देखा। जिंदा सेल्स का मतलब है वो सेल डिवाइड कर रही थी, वो सेल जी रही थी लाइफ। ठीक है, बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर एक बैठा हुआ एक ऑर्गेनल है, एक मेंबर है, जिसकी बातें हम लोग आगे आगे डीप करेंगे। अभी देखो न्यूक्लियस को जब खोजा गया तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831। ठीक है, न्यूक्लियस को खोजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, डिस्कवर डेड सेल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, लिविंग सेल को कौन खोजा? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। डेड सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक। ठीक है, देखो भाई दो रॉबर्ट आ रहे हैं, कंफ्यूज हो सकते हो। ब्राउन याद रखोगे न्यूक्लियस के लिए, डेड सेल याद रखोगे हुक के लिए। ये भी याद करूंगा पर थोड़ा सफर रखूंगा। 1665। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जो भी हम लोग ने बात की थी कि भाई बहुत सारी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी सेल के अंदर, तो क्या किया गया, सेल के अंदर पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, सेल को और अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया गया। ये हुआ था 1950 के आसपास। तो ये डेट्स और ये साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। अभी ये जो साइंटिस्ट हैं, जो ये हमारे रिसर्चर्स हैं, इनका फोटो देख लो ताकि इनका चेहरा भी तुम्हें याद होना चाहिए। थोड़ा रिस्पेक्ट देना बनता है, मेहनत बहुत हुई थी इनके द्वारा। तो ये हमारे एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन, और ये जो सर हैं इनका नाम देखो रॉबर्ट हुक है। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट आपको जरूर याद रखने हैं, इन्होंने क्या काम किया। चलो थोड़ा सा मैं ट्रिक्स यहाँ पे देने वाला हूँ ताकि आपको नाम याद हो। कौन है ये? रॉबर्ट लीवेनहॉफ है ना। अभी देखो फोटो दिखाया था इनका, देखो इस तरह से। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली इन्होंने देखा कि यार एक तालाब थी, उस तालाब में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा और समझ में आ गया कि ये तो मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट कर रहे हैं यानी जिंदा है। तो क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिविंग सेल को ढूंढा था बच्चों। हाँ, तो ये लिविंग सेल को देखा तालाब में, और उन्होंने जब देखा तो भाई देखा कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा था। यानी लिव सेल को ढूंढने वाले कौन भैया थे? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। ट्रिक कैसे याद रखना है, क्या ट्रिक बनाना है देख। जो जीता वही क्या है? सिकंदर नहीं, जो जीता वही क्या है? जिंदा। जिंदा मतलब लिव सेल। तो कैसे याद करना है? जीता से क्या इंग्लिश कर दो? वॉन। कहते हो ना वॉन हो गया, विक्ट्री हो गई, जीत गए। तो जीता से क्या याद रखना है बेटा? वॉन। और जिंदा से क्या याद रखना है? लिविंग सेल। क्लियर है? जहां लिविंग सेल की बात करूंगा दिमाग कहां जाएगा? लीवेनहॉफ। ठीक है, लीवन में आता है ना नदी, इनके नाम में क्या आता है बेटा? वॉन आता है ना। याद हो गया, सिंपल है। अब ये तो अभी हमको बहुत आसानी से याद हो जा रहा है, आगे आके भूल जाते हो, पर ट्रिक याद रखोगे तो भूलोगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट चीज बात करते हैं बेटा। इन साइंटिस्ट का नाम देखो, कौन है ये? रॉबर्ट, कौन है? हुक, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक का फोटो तो हमको याद हो गया, लेकिन फोटो से तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो क्या आएगा कि कौन देखा डेड सेल्स? रॉबर्ट हुक ने देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? डेड सेल्स। ध्यान से देखा बेटा, ये हमारा एक कॉर्क का ट्री था। कौन सा ट्री है? कॉर्क। कॉर्क मतलब है लकड़ी, सिंपल सी भाषा में कहूँ, लकड़ी का ट्री देखा। उसी ट्री में इन्होंने बोल दिया कि भाई ये हमारी डेड सेल इसमें पाई जाती है। कैसे याद करेंगे? लकड़ी का हुक। कैसे याद करेंगे बेटा? लकड़ी का हुक। इस फिगर को देखो ध्यान से, बस इस फिगर को याद कर लो, तुम्हें साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा, क्या किया ये भी याद हो जाएगा। कैसे? लकड़ी मतलब हो गया कॉर्क, एंड हुक का मतलब हो गया रॉबर्ट। साइंटिस्ट का नाम आ गया ना, बस वही तो लाना है। चले भाई, आई होप कि याद होना होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल थ्योरी। यही कठिन है बेटा, हिस्ट्री पढ़ने में बहुत बोरियत होती है, और बायोलॉजी में कई बार हिस्ट्री के होते जरूर है। तो क्या करना है हमें? ऐसे ट्रिक्स बनानी है, पढ़ते चलते। सेल थ्योरी को बात कर लेते हैं साइंटिस्ट की। अब यहाँ पे देखो जो मैं सिखाऊंगा उस ट्रिक को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर हाँ गारंटी है वो जरूर याद रहेगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। बात करते हैं साइंटिस्ट मैथ्यू सिल्डन की। इन्होंने क्या था 1838 में सब क्या किया था ये समझना। मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्लांट बनाया, मान लो एक प्लांट और बना देता हूँ। इस प्लांट का स्टेम होगा, लीफ होगा, ठीक, रूट होगा, बहुत सारी चीजें होगी। रूट हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, राइट ना। तो हर जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, हर जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अलग अलग तरीके के टिश्यू बनाती है। जैसे मान लो कि जो स्टेम है वहां पे जो सेल है वो एक अलग तरीके की सेल्स होंगी, जो हमारा रूट है, जो हमारा जड़ है, वहां पे अलग तरह के स्टेम्स होंगे, अलग तरह की सॉरी सेल्स होंगी, और हर सेल्स अलग अलग तरीके की टिश्यूज बनाएंगी। क्लियर है बच्चों? यानी हमारे सिल्टन भाई साहब जो थे वो एक बोटनिस्ट थे। कौन से बोटनिस्ट? जर्मन के बोटनिस्ट, यानी जर्मन वाले थे।
अब जर्मन के बोटनिस्ट थे तो इनका क्या काम था कि यार ये भाई पौधों इन लोग की चीजों को पढ़ते थे, कोई ज्यादा इनको जंतु विज्ञान से तो मतलब था नहीं। इनका काम था कि बस ये पौधों वगैरह के बारे में पढ़ाई करें। तो उन्होंने जब पढ़ाई की तो उनको ये पता चला कि यार स्टेम से जो सेल निकाल रहे थे वो अलग तरीके की सेल दिख रही, उनका शेप अलग था, उनका फंक्शन अलग था। फिर जब रूट पे देखा तो उनको कुछ और दिख गया। ठीक, कैरी ऑन करते हैं ना। तो इसका मतलब है हर जगह पे अलग अलग सेल। इसका मतलब क्या इन्होंने बताया कि ऑब्जर्व कर दिया कि नहीं, हर तरीके के सेल्स हर तरीके की टिश्यूज को बनाते हैं। ठीक, जो कि ये बोटनिस्ट थे तो उन्होंने ये चीज प्लांट में ढूंढी। कितने सन में ढूंढी? 1838। अब याद तो होगा नहीं सर, 1838 कितनी बार याद करें, कैसे याद करें, फंस जाएंगे, भूल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, इनके नाम से ही देखो 1838 निकाल दे इनके नाम से। क्या यहाँ पे ATTH आ रहा है? और हिंदी में 18 को 18 कहते हैं। क्या मैंने बोला? 18 कहते हैं। कभी सुना है ऐसा ट्रिक? कभी नहीं सुना होगा। आज देख लो मेरे सामने, ATTH को हम 18 पढ़ लेते हैं और उसके बाद आता है IAS। क्या इसको 38 को हिंदी में 38 कहते हैं? 38 कहते हैं। आखिरी में क्या आ रहा है? IAS। अगर 38 को लिखे आखिरी में क्या आ सकता है? IAS, है ना। तो ये एकदम सिंपल सा क्या बन गया हमारा? ट्रिक बन गया बच्चों। 38 कैसे याद रखोगे? 38 में IAS और ATTH, ये भी ट्रिक बन गया। क्यों अब भूलोगे? नाम और सन। और जिन्होंने किया तो बड़ा आसान सा चीज था, अलग अलग अरेंजमेंट ढूंढ लिया। अब बात करते हैं बेटा, तो सर इतने सन को कैसे याद करना है? कुछ नहीं करना, देखो ना ध्यान से। 1838 के बाद क्या है? एक साल तो आगे बढ़ा 1839, फिर एक ही साल तो बढ़ा। तो क्यों 10 को ट्रिक बनाना है? एक ही ट्रिक बनाओ जिससे सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बेटा थियोडोर स्वान, ये एक और साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया? ये जूलॉजिस्ट है। हाँ, इनकी बात बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। ये जूलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत 1839 एक साल बाद क्या किया इन्होंने? भाई जूलॉजिस्ट है तो एनिमल सेल्स की पढ़ाई की होंगे, सीधी सी बात है। तो एनिमल सेल में देखा कि यार प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक अंतर पाया जा रहा है। क्या अंतर पाया जा रहा है? देखते, मान लो ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में दो लेयर पाई जा रही है, एक सेल वॉल की लेयर है, एक सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। पर एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में से एक ही लेयर पाई जा रही है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई सेल वॉल नहीं पाई जा रही। कौन बताया? थियोडोर स्वान, यानी कि जूलॉजिस्ट। इन्होंने कंपेयर भी कर दिया और एक पॉइंट को भी नया लेके आए। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की, सिल्टन और स्वान। हाँ, अब ये दोनों आ गए और सिल्टन ने कहा कि यार मैं कुछ हाइपोथेसिस देना चाहता हूँ, यानी कुछ मान्यता देना चाहता हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब समझते हो? हाइपोथेसिस का मतलब है मान लो मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए। ठीक, लेकिन ये क्या हाइपोथेसिस? तो नेक्स्ट बेटा सिल्टन। सिल्टन जो हमारे बोटनिस्ट हैं, जिन्होंने वनस्पति ज्ञान का एक प्राथमिकता लिया था। उसके बाद आता है स्वान। स्वान और दोनों अलग अलग स्ट्रीम के हैं। ध्यान से देखोगे तो जूलॉजिस्ट और एक बोटनिस्ट, एक हमारे पौधों के ज्ञान के बारे में सीख रहे थे और एक हमारे जंतु विज्ञान के बारे में सीख। अब दोनों ने क्या किया ना, दोनों ने कोलैब किया एक दूसरे से और यूनिवर्स और हमारी जो दुनिया है उसको एक अलग सा ज्ञान देने की कोशिश। तो इस ज्ञान को देने के लिए सबसे पहले सिल्टन भाई साहब ने क्या किया? कुछ मान्यता मानी, यानी हाइपोथेसिस रखी। हाइपोथेसिस का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा एज्यूम करना, एक्सेप्शन रखना और उसके ऊपर कुछ प्रूवमेंट करना। जैसे जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि 2 साल 4 साल बाद मेरे साथ मेरी गाड़ी हो जाएगी, 4 पहिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा सा घर हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हाइपोथेसिस अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो। लेकिन अगर वो 4 साल बाद वो चीज हो गई तो प्रूव हो गई। उसी तरह से सिल्टन ने कहा कुछ हाइपोथेसिस दी और इस हाइपोथेसिस को ध्यान से सुन। इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल्स है वो थोड़ी अलग होती है। हाँ, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में एक अंतर बताया गया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर होता है। तो क्या अंतर बताया? ध्यान से सुन। कहा कि ये जो हमारी प्लांट सेल है उसके पास 2 लेयर है, एक होती है हमारी सेल वॉल और एक होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो हमारे एनिमल सेल्स हैं उनमें से एक ही लेयर पाई जाती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन की। हो गया ना यहाँ पे अंतर। अब इसी अंतर से एक चीज क्लियर हो गई कि भैया ये दोनों लोग मिले और दोनों लोग मिलके क्या कहते हैं कि हर एक चीज जो लिविंग है, यहाँ सुना मंत्र है एक तरीके का, हर एक चीज जो लिविंग है वो सेल से ही क्या है? प्रोडक्ट है, यानी सेल का ही क्या है? प्रोडक्ट है। तो मैं कह सकता हूं सेल हमारी जननी है, मैं कह सकता हूं सेल हमारी माता है।
तो सेल से ही सब कुछ बना है, सेल से ही सब कुछ बना है यानी कंपोस्ट है, और सेल का ही सब कुछ क्या है, प्रोडक्ट। याद रखना है बेटा, ये बात दोनों लोगों ने मिल के बोली थी, ये दोनों लोग की सहमति से हुआ था। सेल से ही सब कुछ बना और सेल ही हमारी क्या है, जननी है। ठीक है, सेल का ही सब कुछ प्रोडक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक साइंटिस्ट और आ गया भाई साहब। अब ये साइंटिस्ट क्या कहे, देखो इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। अब रुडोल्फ विर्चो ने 1855, क्या मैं बोला, 1855 यानी 1855 में एक बात कही। इन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सुनना ध्यान से। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ए सेलुला। अरे तो बड़ा से कुछ प्यार से कुछ नहीं बोलते हैं, ए सेलुला वैसे ही कुछ बोल रहे हैं, मंत्र जैसा बोल रहे हैं। क्या बोला, फिर से सुनना, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये वर्ड यूज किया जिसका मतलब है कि सारी सेल्स हमारी जो नई नई सेल्स आ रही है ना, पुरानी सेल से ही हो रही होके आ रही है। यानी कहने का मतलब है जो सेल्स पहले एग्जिस्ट कर रही थी, उन्हीं सेल्स से नई नई सेल्स, नए नए दुल्हन लोग या दूल्हा लोग जन्म ले रहे हैं। सही है, पुरानी सेल से ले रहे हैं। इसी को इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ए सेलुला। किसने कहा भाई, रुडोल्फ विर्चो। इस सन में 1855। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़ते। अब कुछ मॉडर्न सेल थ्योरी है जो दो स्टेटमेंट पे बेस्ड थी। कितने स्टेटमेंट पे बेटा, दो स्टेटमेंट। यहां सुनना, दो स्टेटमेंट क्या कहा गया कि जो भी सेल है वो कंपोस्ट, जो भी हमारी लिविंग सेल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल से ही सब कुछ बना है, यानी कंपोजिशन किसका है, सेल का। और प्रोडक्ट क्या है, किसका है, सेल का। यानी प्रोडक्ट और कंपोजिशन दोनों सेल से ही होती है। दूसरा बात इन्होंने बोला कि सारी सेल जो नई नई आ रही है ना मार्केट में, वो सब पुराने वालों से आ रही है, यानी प्री एग्जिस्टिंग, जिसका मौजूदगी पहले से है, इसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इन लोग का चेहरा देख लेते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट देख लेते हैं कि क्या है। ये है हमारे मैथ्यू सिल्डन, याद है 1838, थियोडर स्वॉन 1839। दोनों भाई साहब मिले और एक हमारा थ्योरी, फॉर्मुलेटेड थ्योरी देती। ये भाई साहब है रुडोल्फ विर्चो, दाढ़ी वाले बाबा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। हम लोगों ने 3 टॉपिक आज कवर किया है और तीनों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा। सेल के बारे में सीख लिया, जो उन्होंने स्टार्टिंग भी की थी। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं ये भी देख लिया, ठीक, क्योंकि भाई फंक्शनल है, हर काम कर लेता है। फिर हम लोग ने ये भी कर लिया, क्या कर लिया, कुछ हिस्ट्री पढ़ ली, यानी कुछ सेल थ्योरी पढ़ ली। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद ध्यान से सोच समझ के एमसीक्यू करवाऊंगा। अभी मैं करवाऊंगा, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे कुछ होमवर्क भी मिलते रहेंगे, ठीक, ताकि बंद के काम होगा तो बढ़िया हो। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, सही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लगाओ, मैथ्यू सिल्डन, हाँ सुना सुना लगा ना, अभी सुना है। और वो क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एक जर्मन थे, एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे, या एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, क्या लगता है क्या थे? पहले तो गलत चीजों को काट दो अपने दिमाग से। सर जूलॉजिस्ट तो थे ही नहीं, थे क्या, जूलॉजिस्ट थे क्या, नहीं थे ना। ब्रिटिश के थे क्या, ब्रिटिश के तो थे नहीं, कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मनी वाले थे। तो आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन नंबर ई। कितना आसान है ना, मजेदार। नेक्स्ट देखो, हु गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। फाइनल शेप का मतलब होता है बेटा कि, ओके बेटा, तो फाइनल शेप का मतलब समझ में आ गया, यानी आखिरी कलर। तो आखिरी चीज कौन कहा, याद करो आखिरी चीज क्या थी, आखिरी चीज ये थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल्स बनी है, यानी जो भी सेल्स आ रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनी सेल ए सेलुला वाला। कहा था, किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा, 1855 में कहा। तो फाइनल शेप किसने दिया था, वही रुडोल्फ विर्चो, यानी हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट बात क्वेश्चन देखिएगा, न्यू सेल्स ओरिजिनेट, नई सेल कहाँ से हुई है। अभी उन्होंने किया है, मेरे साथ रिपीट किए हो, क्या होगी भाई, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन, नहीं बेटा, एबायोटिक से नहीं, ओल्ड नहीं, क्या होगा राइट आंसर, ये कोई चीज है क्या थी जो एक्सेप्शन थी। देखो सीधी सी बात है, सिंपल सा आंसर है। तो माइक्रोप्लास्टिक सेल है, इसमें सेल है, लेकिन वायरस को हम सेल नहीं मानते हैं, इसलिए राइट आंसर वायरस। कहोगे सर इसका पूरा डिटेल बताइए, तो सबर रखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पूरा पढ़ने वाले हैं और वहां जाके इस चीज को और क्लियर समझे। नेक्स्ट करते हैं,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमनी सेलुलर यही स्टेटमेंट था, आपको पता है। ऑप्शन ढूंढो, फटाक से आंसर ढूंढे। ऑप्शन नंबर डी और प्री एग्जिस्टेंशियल, क्या मैंने बोला था? हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, कौन से साल में मैथ्यू सिंगल कई तरीके के सेल्स को ढूंढा? ये अलग अलग सेल अलग अलग जगह पे अलग अलग टिश्यूज बना रहे हैं। याद करो, मैथ्यू सिल्डर ने किया था ना बोटनिस्ट के जर्मन, तो इन्होंने कितने सन में किया उससे बात कर लेते हैं। तो सन था बेटा, बताया था 1838, याद है? 1838, 1838। इसके लिए हिंदी में कितनी आनी चाहिए, तो जो जेंजी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए थोड़ा दिक्कत होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच करना है कौन सा काम कौन किया था। लियोन हॉल में क्या दिया था? देखो भाई, बहुत बताएंगे ये भी। लियोन हॉल में जल्दी लेकर आ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, पढ़ना लियोन हॉल में